सभी को नमस्कार। हिंदी समाधान में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। शुरू करते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल पुस्तक के पृष्ठ वाइज विगत परीक्षाओं में प्रश्नोत्तर 2013 से 2025 तक पृष्ठ वाइज जो भी प्रश्नोत्तर बने हैं उसका संकलन यहाँ किया जा रहा है। मैंने प्रथम वीडियो बनाया था भूमिका का। भूमिका में जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है ये प्रश्न, झरना जयशंकर प्रसाद प्रथम संस्करण 1975 में कितनी कविताएं थी? इसमें 24 कविताएं थी। ये प्रश्न जो दूसरा प्रश्न है जयशंकर प्रसाद का द्वितीय संस्करण, ये मेरे से उस समय मिस हो गया था, इसलिए मैंने ये जो ऊपर वाला प्रश्न ये भी साथ में लिया है ताकि इसकी कड़ी जुड़ जाए। शुरू करते हैं। झरना जयशंकर प्रसाद की रचना है, प्रथम संस्करण 1975 में। इसमें कितनी कविताएं थी? 24। झरना जयशंकर प्रसाद का द्वितीय संस्करण, इसमें कितनी नई रचनाएं जोड़ी गई? 31। प्रथम संस्करण 1975 में आया था झरना का और द्वितीय संस्करण आया 1984 में। झरना जयशंकर प्रसाद। ये दोनों ही प्रश्न भूमिका से लिए गए हैं। एक प्रश्न मेरे से मिस हो गया था काल विभाग का, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बाद में मेरे दिमाग में आया तो मैंने इसको वापस जोड़ दिया है। काल विभाग का यह प्रश्नोत्तर कई बार परीक्षा में आता भी है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कालों की रचनाओं का नामकरण किस आधार पर किया? तो विशेष प्रवृत्ति के अनुसार। ये उसमें ऑप्शन होगा और आप विशेष प्रवृत्ति को याद कर लें। यद्यपि इन चारों कालों की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार ही उसका नामकरण किया गया है, पर यह न समझना चाहिए कि किसी विशेष काल में और प्रकार की रचनाएं होती ही नहीं थी। उक्त कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इस प्रकार से काल विभाग तक के सभी प्रश्नोत्तर पूरे हो चुके हैं। मैंने 100% प्रयास किया है। कोई प्रश्नोत्तर विगत परीक्षा में आया हुआ है, शेष नहीं रहा है। आगामी शुरू करते हैं। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, 4 प्रकरण थे। उसमें पहला प्रकरण है आदिकाल। आदिकाल का सामान्य परिचय, प्रकरण 1, उसकी शुरुआत करते हैं। शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से। आदिकाल प्रकरण 1 में शुक्ल ने किसका वर्णन किया है? महत्वपूर्ण है। आदिकाल प्रकरण 1, इसमें किसका वर्णन है? आदिकाल का प्रारंभ, इसकी अवधि और उसकी 2 विशेषताओं का इसमें वर्णन किया गया है। प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। उस समय जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का पद्य समझा जाता था। उक्त कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी के पद्यों का सबसे पुराना पता तांत्रिक और योगमार्गी बोधों की सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में लगता है। उक्त कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। मुंज और भोज के समय संवत 1050 के लगभग तो ऐसी अपभ्रंश या पुरानी हिंदी का पूरा प्रचार शुद्ध साहित्य या काव्य रचनाओं में भी पाया जाता है। अतः हिंदी साहित्य का आदिकाल संवत 1050 से 1375 तक, अर्थात महाराजा भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय के कुछ पीछे तक माना जा सकता है। उक्त कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्य का आदिकाल संवत 1050 से लेकर 1375 तक, अर्थात महाराजा भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय के कुछ पीछे तक माना जा सकता है। उक्त कथन है आचार्य रामचंद्र
शुक्ल। अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी का अभिप्राय यह है कि यह उस समय की ठीक बोलचाल की भाषा नहीं है जिस समय की इसकी रचनाएं मिलती है। यह उस समय के कवियों की भाषा है। अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी उस समय के कवियों की भाषा है। उक्त कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अपभ्रंश के जो नमूने हमें पद्यों में मिलते हैं वे उस काव्य भाषा के हैं जो अपनेपन के कारण भाषा से कुछ अलग बहुत दिनों तक आदिकाल के अंत क्या उसके कुछ पीछे तक पोथियों में चलती रही। उक्त कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये सारे कथन हैं आदिकाल के प्रकरण 1 में 1 से लिए गए हैं। चलिए वीर हमीर पाभर मेणी कंपई दिग्मगणः अंधार धुली शुर रह आछा यही। उक्त पंक्ति किसकी है? सारंगधर की। हमीर की वीरता का इसमें वर्णन है। बालचंद बिजावई भाषा दूहु नहीं लगही दूजन हाशा। उक्त पंक्ति किसकी है? विद्यापति की। प्राकृताभास काव्य भाषा में लिखी गई विद्यापति की पंक्ति बालचंद बिजावई भाषा दूहु नहीं लगई दूजन हाशा। विद्यापति। अगिन को लागी नीर में कंदो जलिया झारी उत्तर दक्षिण की पंडिता रहे विचारी विचारी। उक्त पंक्ति किसकी है? कबीरदास। आचार्य शुक्ल के अनुसार कबीरदास जी की पंक्ति है प्रकरण 1 में। अगिन को लागी नीर में कंदो जलिया झारी उत्तर दक्षिण की पंडिता रहे विचारी विचारी। कबीरदास। देसिल बयना सब्जन मिठा ते तेसन जपहु अवहट्टा। उक्त पंक्ति विद्यापति। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार विद्यापति ने अपभ्रंश से भिन्न प्रचलित बोलचाल की भाषा को क्या कहा है? देश भाषा। आदिकाल की दीर्घ परंपरा के बीच 150 वर्षों के भीतर रचना की किसी विशेष प्रवृत्ति का निश्चय नहीं होता है। आदिकाल की दीर्घ परंपरा के बीच 150 वर्षों के भीतर रचना की किसी विशेष प्रवृत्ति का निश्चय नहीं होता है। धर्म, नीति, श्रृंगार, वीर सब प्रकार की रचनाएं दोहों में मिलती है। आचार्य शुक्ल के अनुसार यहाँ किस प्रवृत्ति का उल्लेख हुआ है? अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का। महत्वपूर्ण प्रश्न है, किस प्रवृत्ति का उल्लेख हुआ है? अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति। इस काल की जो साहित्यिक सामग्री अर्थात आदिकाल की, इस काल की जो साहित्यिक सामग्री प्राप्त है उसमें कुछ तो असंदिग्ध है और कुछ संदिग्ध है। अनदिग्ध सामग्री जो कुछ प्राप्त है उसकी भाषा अपभ्रंश अर्थात प्राकृताभास हिंदी है। आदिकाल के संबंध में यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। यहाँ पर असंदिग्ध होगा। असंदिग्ध सामग्री यहाँ स मिस हो सकता है। असंदिग्ध सामग्री जो कुछ प्राप्त है उसकी भाषा अपभ्रंश अर्थात प्राकृताभास हिंदी है। आदिकाल के संबंध में यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। धन्यवाद साथियों। आदिकाल प्रकरण 1 आपके सामने अभी जो विगत परीक्षाओं में आए समस्त प्रश्नोत्तर अभी हमने इसका अध्ययन किया। आगामी जो वीडियो रहेगा प्रकरण 2 का रहेगा, अपभ्रंश काव्य। इससे पहले भूमिका और काल विभाग के प्रश्नोत्तर हो चुके हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला। आपको अच्छी लगे तो उसको तुरंत सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ये अनवरत रूप से जारी रहेगी। धन्यवाद।